मूवी की शुरुआत होती है दो साइंटिस्ट चार्ल्स और जॉन के साथ, जो एक बड़े कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर खड़े होते हैं। वो लोग एक शॉकिंग बात बताते हैं कि उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है दूसरे टाइमलाइंस में ट्रैवल करने का। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वो किसी भी इंसान को वहाँ भेज सकते हैं और इस तरफ से उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होता है एक्साइटमेंट और हैरानी के साथ। अगले सीन में हम जेन नाम के एक औरत को देखते हैं जो एक कमरे में चेयर से बंधी हुई होती है। जब वो होश में आती है उसको कुछ समझ नहीं आता और उसे याद भी नहीं होता कि वो वहाँ पर कैसे आई। वो जोर लगाकर रस्सी ढीली करती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। फिर वो विंडो की तरफ देखती है इस उम्मीद में कि उसे पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन बाहर कुछ नहीं होता। तभी अचानक नजारा बदल जाता है। एक पल के लिए बाहर की दुनिया खाली और बेजान लगती है। अगले ही पल में सब वापस नॉर्मल हो जाता है। जेन घबरा जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जब उसको कोई दरवाजा नहीं मिलता तो वो घबराकर रोने लगती है। उसे बिना पता चले कुछ लोग हिडन कैमरा से उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही, हमें इसे रीसेट करना चाहिए। जेन को वो आवाज कमरे में गूंजती हुई सुनाई देती है, लेकिन समझने से पहले ही सब कुछ काला हो जाता है। अगले ही पल वो फिर से उसी कुर्सी पर बंधी होती है और उसे कुछ याद नहीं रहता कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ। इस बार जब जेन होश में आती है वो वहाँ से जल्द भागने की सोचती है। वो अपने आप को खुलती है और एक सीढ़ी पाती है। धीरे धीरे वो नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन वो चाहे जितनी भी सीढ़ियां नीचे उतर ले, वो घूम फिर कर वापस ऊपर ही आ जाती है, जैसे वो एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस गई हो। इस बात को टेस्ट करने के लिए वो एक सीढ़ी पर अपना रुमाल रख देती है, पर कुछ देर चलने के बाद भी वो खुद को वही रुमाल के पास खड़ी पाती है। डर के मारे जेन चीख उठती है और भागकर वापस कमरे में आ जाती है। एक बार फिर से वो वॉचर्स जो उसे कैमरा से देख रहे थे, वो लोग लूप रीसेट कर देते हैं। फिर वो खुद को कुर्सी पर बंधी हुई पाती है। लूप दोबारा शुरू होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जेन को धुंधली सी विजन्स आने लगती है। छोटी छोटी यादों के फ्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। उसे याद आता है कि वो पहले सीढ़ियां उतर चुकी है, लेकिन तस्वीरें जल्दी गायब हो जाती है। इस बार वो जोर लगाकर आगे बढ़ती है और आखिरकार नीचे वाले कमरे में पहुंच जाती है। दरवाजा खोलकर वो बाहर फ्रेश हवा में निकलती है। उसे बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन जब स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कार की चाबी है ही नहीं। अचानक उसे एक और विजन आती है, जिसमें वो खुद को दरवाजे के ऊपर से एक चाबी निकालते हुए पाती है। वो हिचकिचाकर ऊपर देखती है और उसे सच में वहाँ पर एक चाबी मिलती है। कांपते हाथों से वो चाबी उठाती है और गाड़ी की तरफ दौड़ती है। वो गाड़ी में चाबी घुमाती है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर इंजन स्टार्ट नहीं होता। बेहाल और गुस्सा होकर जेन बार बार चीखने लगती है और उसी पल लूप दोबारा रीसेट हो जाता है। वो फिर से कुर्सी पर होती है। उसकी यादें पूरी तरह से मिट चुकी थी। फिर से जेन खुद को उसी कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। लूप दोबारा शुरू हो चुका था। वो कोशिश करती है अपने आप को आजाद करने की और फिर नीचे उतरती है। इस बार एक कमरे में उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। वो साइंटिस्ट जॉन की फोटो होती है, वही आदमी जिसे हमने कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए देखा था, लेकिन जेन उसे पहचान नहीं पाती। उसके लिए वो बस एक अजनबी चेहरा था जो उसकी तरफ घूर रहा था। इधर उधर देखते हुए जेन अचानक रुक जाती है। कमरे के सामने वाले आईने में उसे कोई दौड़ता हुआ नजर आता है। वो एक और जेन होती है। एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है। डर के मारे वो अपने ही रिफ्लेक्शन के पीछे भागती है, लेकिन जब वो कमरे में देखती है तो दूसरी जेन वहाँ नहीं होती। जैसे वो घर उसके दिमाग के साथ खेल खेल रहा हो। अपने आप को शांत करने के लिए जेन अपना पहला विजन याद करती है। वो दरवाजे के ऊपर चेक करती है और उसे फिर से कार की चाबी मिल जाती है। गाड़ी के पास पहुंचकर जब वो अंदर तलाशी करती है तो उसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उनमें से एक डॉक्यूमेंट में एक एड्रेस होता है, द विटनेस रिसर्च सेंटर। कुछ पेपर्स में साइंटिस्ट का जिक्र भी होता है। इसे समझने से पहले ही उसे एक और विजन दिखाई देती है, जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए एक अंधेरे टनल में जा रही थी। विजन अचानक खत्म हो जाती है। ये विजन उसे डराकर उलझन में छोड़ देती है और फिर जैसे हमेशा होता था, लूप रीसेट हो जाता है। उसकी फिर आंख खुलती है और खुद को चेयर पर पाती है। अब ये लूप जारी रहता है। इस बार जब जेन भागती है उसे एक नई चीज मिलती है, एक वॉकी टॉकी। वो आगे उस डॉक्यूमेंट को, उस कार की चाबी को और एक सिटी के मैप को साथ में ले लेती है और इन्हें बैग में डालकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ती है। रिसर्च सेंटर का एड्रेस देखकर वो तय करती है कि उसे जवाब के लिए वहाँ पर जाना होगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब वो मैप उठाती है और पैदल ही निकल पड़ती है। आगे चलते हुए उसकी नजर एक टनल पर पड़ती है, बिल्कुल वही टनल जो उसने विजन में देखा था। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसे जल्दी महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। डर उसके अंदर भर जाता है। वो टूटकर रो पड़ती है, पर कुछ होने से पहले ही उसका लूप दोबारा रीसेट हो जाता है। वो वापस खुद को कुर्सी पर पाती है।
इसके बाद वो फिर से वही एस्केप रूटीन को फॉलो करती है। इस बार जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है और चाबी घुमाती है तो इंजन सच में स्टार्ट हो जाता है। चैन की सांस लेकर वो सीधा रिसर्च सेंटर की तरफ ड्राइव करती है। रास्ते में अचानक उसके बैग में रखे वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है। वो आवाज एक औरत की आवाज थी। वो कह रही थी कि प्लीज हेल्प मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। जेन घबरा जाती है क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसके खुद की आवाज की तरह थी। वो जवाब देने ही वाली होती है कि कनेक्शन कट हो जाता है। अब जेन उस विचार को साइड में रखकर ड्राइव करती है, लेकिन जल्दी उसे खौफनाक बात समझ आती है। चाहे वो कितने भी टर्न्स ले, वो हमेशा वापस वहीं आ जाती थी। उसे समझ आता है कि वो एक लूप में फंस चुकी है। परेशान और घबरा कर वो चीखती है और एक बार फिर से टाइम रीसेट हो जाता है। अब अगला साइकिल रिपीट होता है। जेन अपने आप को आजाद करती है, सामान इकट्ठा करती है और रिसर्च सेंटर की तरफ निकल पड़ती है। इस बार उसकी कार रास्ते में ही खराब हो जाती है। मजबूर होकर वो पैदल चलती रहती है। उसे रास्ते में एक वैन किनारे खड़ी हुई नजर आती है। अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ था, जैसे खाना, बिस्तर और पर्सनल चीजें, लेकिन अंदर कोई लोग नहीं थे। वो जगह काफी सुनसान थी। थकी हुई जेन वैन के अंदर लेट जाती है और नींद में डूब जाती है। अचानक वॉकी टॉकी दोबारा आवाज करता है। उसे उसी औरत की आवाज दोबारा सुनाई देती है। वो कहती है कि सोल्जर्स मेरे पीछे हैं, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। जेन तुरंत जवाब देती है, मैं विटनेस रिसर्च सेंटर की तरफ जा रही हूँ, तुम कोशिश करो वहाँ पर आने की, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। रात को जेन वैन के अंदर सो रही होती है। अचानक आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। वो झाँक कर देखती है तो बाहर सोल्जर्स उस एरिया में घूम रहे होते हैं। उनमें से एक सख्ती से कहता है, हमें जेन को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जेन का दिल तेज धड़कने लगता है। डर के मारे वो चुपके से वैन से बाहर निकलती है और पास ही में छुप जाती है। वो अपनी सांसें रोक कर रखती है जब तक सोल्जर्स वहाँ से नहीं जाते। जगह फिर से शांत होने पर वो वैन में वापस आ जाती है और आराम करने की कोशिश करती है। अगली सुबह सब कुछ शांत और नॉर्मल सा लगता है। इसके बाद जेन वैन से बाहर निकलती है अपनी यात्रा जारी रखने के लिए, लेकिन बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों के सामने एक और विजन चमक उठता है, जिसमें वो खुद को वैन में सफर करते हुए पाती है, जैसे वो कहीं पर जा रही हो। जैसे ही विजन खत्म होता है, वैन का इंजन अपने आप गरज उठता है। हैरान लेकिन उत्साहित जेन जल्दी से अंदर बैठ जाती है और रिसर्च सेंटर की तरफ ड्राइव करने लगती है। रास्ते में उसकी आंखें डर के मारे फट जाती है। रोड के बीचों बीच एक और जेन खड़ी हुई थी। दूसरे जेन को एक्सीडेंट से बचाने के लिए वो जोर से स्टीयरिंग घुमाती है। वैन आगे जाकर टकरा जाती है और बुरी तरह से खराब हो जाती है। जेन लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है और दूसरे जेन को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी अचानक कुछ अजीब आकार और पैटर्न्स उसकी आंखों के सामने उभरने लगते हैं। डरावनी तस्वीरें जिन्हें वो समझ नहीं पाती। समझने से पहले ही सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और वो लूप दोबारा रिसेट हो जाता है, जिससे वो खुद को वापस उसी घर में पाती है। अब जेन वही स्टेप्स रिपीट करते हुए वो वैन तक पहुंचती है। जेन एक बार फिर उसी रास्ते पर ड्राइव करती है। दोबारा उसके सामने रोड के बीचों बीच एक और जेन खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार जेन अपने आप से कहती है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। बिना रुके वो सीधा आगे ड्राइव करती है। जैसे उसने सोचा था, वो शक्ल तुरंत गायब हो जाती है, बिल्कुल धुएं की तरह। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वैन फिर से खराब हो जाती है। अपना बैग उठाकर जेन पैदल चलना शुरू कर देती है। रास्ता उसे एक तालाब तक ले जाता है। वो दूसरे रास्ते से जाने लगती है कि तभी उसे एक और जेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दूसरी जेन उसकी तरह ही बैग लेकर चल रही थी। जेन जोर से चिल्लाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन दूसरी जेन उसकी आवाज सुन नहीं पाती। कुछ पल बाद वो वर्जन गायब हो जाता है। जेन आगे चलती रहती है और आखिरकार वो विटनेस रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाती है। खुशी के मारे वो पहली बार मुस्कुराती है और सोचती है कि अब उसे सच्चाई पता चल जाएगी। वो तेजी से आगे बढ़ती है और अंदर नजर आने वाले साइंटिस्ट को आवाज लगाती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि उनमें से कोई भी उसे नोटिस नहीं करता, जैसे वो उनके लिए इनविजिबल हो। अंदर जाकर जेन को एक टेबल पर कुछ मैगजीन्स मिलते हैं। एक कवर पर उसकी नजर पड़ती है जहाँ साइंटिस्ट जॉन ने लिखा था, हमने पैरेलल यूनिवर्स को डिस्कवर कर लिया है और अब हम लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी परमिशन लेकर। ये पढ़कर जेन के हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिमाग खराब हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, लूप फिर से रीसेट हो जाता है, लेकिन इस बार वो घर में नहीं होती। वो सीधा रिसर्च सेंटर के बाहर खड़ी होती है। दरवाजे को धक्का देकर जेन सीधा कंप्यूटर लैब के अंदर घुस जाती है। मशीन्स की लाइन हल्की आवाज कर रही होती है। एक डेस्क पर उसे कुछ रिकॉर्ड्स और सीडीज मिलते हैं। डर और हैरानी के साथ वो वहाँ के सीडी प्लेयर में एक सीडी डालती है। स्क्रीन पर उसे एक साइंटिस्ट चार्ल्स नजर आता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन उसके शब्द ठंडे और डरावने थे। वो कह रहा होता है कि पैरेलल यूनिवर्स की स्टडी के लिए हमने चुनिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्हें अलग अलग वर्ल्ड से एक टाइमलाइन में लाकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है।
ये सब एक्सपेरिमेंट्स उनकी इजाजत लेकर किए गए हैं। जेन एक और सीडी उस सीडी प्लेयर में डालती है। स्क्रीन पर अजीब हिलते हुए पैटर्न्स दिखाई देते हैं, सेम वही पैटर्न्स जो उसने अपने विजन्स में देखे थे। ये सब देख उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर अगले सीडी में उसे एक लड़की फ्रेम से बंधी हुई दिखाई देती है। स्क्रीन पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट 7। जेन की आंखें दंग हो जाती है, उसका दिल लगभग रुक जाता है। स्क्रीन पर जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि खुद जेन है। वो देखती है कि वीडियो वाली जेन खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एस्केप करने से पहले ही सब कुछ रीसेट हो जाता है और वो फिर से कुर्सी पर होती है। स्क्रीन को देख रही असली जेन जोर से सांस लेती है, उसका सीना भर जाता है, पैनिक उसे घेर लेता है। वो धीरे से बोलती है कि ये तो मैं हूँ। एक्सपेरिमेंट देख रहे लोग उसकी बेचैनी तुरंत समझ जाते हैं। बिना देर किए वो लोग लूप को रीसेट कर देते हैं। अचानक जेन खुद को रिसर्च सेंटर के बाहर पाती है। उसका दिमाग खाली होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता जो उसने अभी तक देखा था। उलझन में खड़ी जेन दोबारा रिसर्च सेंटर के अंदर जाती है और वहाँ के रूम्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। एक कमरे में जाकर वो एकदम से थम जाती है। वहाँ पर एक और जेन बंधी हुई थी, उसी अजीब फ्रेम में जो उसने सीडी में देखा था। असली जेन तुरंत उसकी तरफ भागती है उसे आजाद करने के लिए, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही बंधी हुई जेन गिर जाती है, वो भी बेजान। रीसेट ने उसकी एग्जिस्टेंस मिटा दी थी। ये देखकर जेन काफी ज्यादा डर जाती है। वो दूसरे कमरे में जाती है और इस बार वो एक और जेन को देखती है जो बड़े शौक से डांस प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे ही डांस कर रही जेन उसे देखती है, वो डर के मारे जम जाती है और तुरंत एक फ्लिकर के साथ जेन को मॉनिटर कर रहे साइंटिस्ट लूप को फिर से रीसेट कर देते हैं। कमरा एकदम खाली हो जाता है। अब जेन लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ती है और तीसरे कमरे में पहुंचती है। वहाँ एक तीसरी जेन शांति से डेस्क पर बैठी हुई थी। वो नोटबुक में कुछ लिख रही थी। पहली बार ये जेन गायब नहीं होती। वो ऊपर देखकर प्यार से मुस्कुराती है। असली जेन उसे घूरती है और कहती है, तुम असली जेन नहीं हो, मैं ही असली जेन हूँ। तुम तो इस दुनिया की भी नहीं हो। असली जेन अपनी कांपती आवाज में आगे बोलती है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट मेरे अलग अलग वर्जन्स पर हो रहा है। तुम्हें एक और दुनिया से उठाकर यहाँ पर फंसा दिया गया है, इसलिए और कोई तुम्हें नहीं देख सकता। तुम बस एक टेस्ट सब्जेक्ट हो इस टाइम लूप के अंदर। उसकी आवाज भारी हो जाती है। वो आगे कहती है कि हर जेन जिसे तुमने देखा, जो डांस कर रही थी, जो बंधी हुई थी और जो भाग रही थी, वो सब दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर लाए गए थे और हम सब वर्जन्स में से तुम्हें चुना गया आखिरी स्टेज तक पहुँचने के लिए। एक्सपेरिमेंट का अंत हमेशा यही था, इस रिसर्च सेंटर में। हम में से एक को सच्चाई समझनी थी और वो जेन तुम हो। बाहर लड़खड़ाते कदम से निकलकर जेन पूरी तरह से टूट जाती है। वो खाली हवा में चीखती है, ये कहते हुए कि बस करो, ये एक्सपेरिमेंट सब बंद करो, मुझे ये सब और नहीं करना। अंधेरे से साइंटिस्ट की ठंडी आवाज गूंजती है, तुम सारे लिंक्स तोड़ दो, पैरेलल यूनिवर्स के सब कनेक्शंस बंद कर दो। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। मशीन्स बंद होने की आवाज खामोशी को भर देते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, सिर्फ उलझन, डर और अनकहे सवाल छोड़कर। अब बात करते हैं कि असल में इस मूवी में क्या हुआ। कहानी को जानबूझकर कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस बनाया गया, लेकिन अगर हम सब पीसेस को जोड़ते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढ लिया था पैरेलल यूनिवर्स में घुसने का। उसके बाद उन्होंने जेन के कई अलग अलग वर्जन्स बनाए जो उनकी टेस्ट सब्जेक्ट थी और हर एक को अलग अलग यूनिवर्स में डाल दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो हर एक जेन को देख सकते थे और उनके हरकत को कंट्रोल भी कर सकते थे। जब भी कोई जेन उनके हिसाब से कुछ गलत करती, वो तुरंत उसका रीसेट कर देते। रीसेट के बाद जेन को कुछ याद नहीं रहता जो अभी हुआ था। वो एक नई शुरुआत करती बिना किसी मेमोरी के। उसे गाइड करने के लिए साइंटिस्ट उसे विजन देते। ये विजन्स सुराग की तरह काम करते। जैसे एक बार जेन ने अपने विजन में देखा कि दरवाजे के ऊपर चाबी छुपी है और जब उसने चेक किया तो चाबी सच में वहाँ मौजूद थी। एक और विजन में उसने एक टनल को देखा और बाद में उसे वैसे ही टनल से गुजरना पड़ा। ये हिंट्स जेन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते गए। हर वर्जन की आखिरी मंजिल एक ही थी, विटनेस रिसर्च सेंटर। वही एक्सपेरिमेंट का दिल था। सारी जेन्स में से एक ऐसी थी जो सबसे ज्यादा मजबूत थी, वो जेन जिसे हमने पूरी मूवी में फॉलो किया। साइंटिस्ट का प्लान था कि वो आखिर में ओरिजिनल जेन से मिलेगी और सच्चाई को समझ जाएगी। जब ये हुआ तब एक्सपेरिमेंट अपने अंत तक पहुंच गया। जेन के जरिए साइंटिस्ट ने साबित कर दिया कि वो एक इंसान को पैरेलल यूनिवर्स में भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसका रीसेट करके और विजन्स के जरिए उसके एक्शंस को शेप कर सकते हैं। उनके मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल था। तो ये थी कहानी इन्फिनिटम सब्जेक्ट अननोन की। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कोई सवाल है तो पूछने में हिचकिचाइए मत। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।